हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। यस, आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेपर 4। और पेपर 4 में देखें तो हमारा टॉपिक जो चलने वाला है वो है यूनिट 5 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे जर्ज इलियाड को। जर्ज इलियाड का लिखा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल है जिसको हम पढ़ेंगे आज इस सेशन में। ठीक है, तो ऑन स्क्रीन आपको देख के पता लग ही गया होगा कि ये छोटा सा बच्चा है ना। और ये देखो इसके फादर हैं कि कौन है, इसको आगे जानेंगे। लेकिन पहले जर्ज इलियाड का नाम आया है तो हम पहले इनसे परिचित हो जाते हैं, इनका इंट्रो करवाते हैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं जर्ज इलियाड को। आखिर जर्ज इलियाड कौन है? क्या आपने कभी इनको देखा है? क्या आपने कभी इस फीमेल लेडी को देखा है? नहीं देखे हैं तो आज इस सेशन में देखेंगे। ये जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, प्रिटी, जो भी वर्ड यूज किया जाए वो शायद इनके लिए कम है, क्योंकि ये ऐसी फीमेल राइटर हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नॉवेल को इसमें मेंशन की हुई हैं, है ना। तो इनका जब नाम हम कहेंगे तो आप नाम से ऑलरेडी परिचित हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका नाम है जर्ज इलियाड। ओके, और इन्होंने कौन से नॉवेल को लिखा है बच्चों? नॉवेल की बात करें तो जो इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवेल रहा है वो है सिलास मार्नर। सिलास मार्नर, ठीक है, सिलास मार्नर। इनके नॉवेल की तरफ तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इनका जो बायोग्राफी रहा है वो कैसा था, इनका एजुकेशन कैसा था और एजुकेशन के बाद की चीज़ें भी कैसी थी, कैसी फैमिली से बिलोंग करती थी, सारी चीज़ों को हम इस सेशन में देखने वाले हैं। जर्ज इलियाड की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखेंगे जर्ज इलियाड वॉज द पेन नेम ऑफ मैरी एन एवंस। इट मीन्स कि इनका जर्ज इलियाड जी जो हैं वो मैरी मेन इवांस का उपनाम था। मैरी मेन इवांस जो है ये इनका क्या था? उपनाम था, ऐसा जैसा आपका भी होगा, आपके घर पे अलग अलग टाइप का। सी वॉज बोर्न ऑन 22 नवंबर 1819 इन ननीटन, यस, ननीटन वॉर्कविकशायर, ननीटन वॉर्कविकशायर इन इंग्लैंड। यानी कि अगर हम बात करें इनका जब जन्म हुआ था तो वो डेट कौन सा था? 22 था, और मंथ कहें तो था इसमें नवंबर। और स्पेस की बात करें तो स्पेस में था बच्चों ननीटन वॉर्कविकशायर में। कहाँ पे? ननीटन वॉर्कविकशायर, है ना। इनके बर्थ का जो प्लेस है वो ननीटन वॉर्कविकशायर है, ओके, जो इंग्लैंड में है। सी वॉज वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन इरा। जिस प्रकार से आपने देखा इसके पहले जो राइटर थे वो भी विक्टोरियन इरा से बिलोंग करते थे, ये भी विक्टोरियन इरा से बिलोंग करती हैं। वह विक्टोरियन युग की क्या थी? प्रमुख लेखिकाओं में से एक थी, जिनका नाम था जर्ज इलियाड। इलियाड यूज्ड अ मेल पेन नेम टू इंश्योर हर वर्क्स वुड बी टेकन सीरियसली। इलियाड एक पुरुष उपनाम इसलिए चुना ताकि उनके कार्यों को गंभीरता से लिया जाए। अक्सर होता है कि अभी तो मान लो लड़कियां हर फील्ड में बहुत आगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता था, है ना, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो या मतलब कोई भी चीज़ हो, लड़कियों को पीछे कर दिया जाता था। जिस प्रकार से घूंघट प्रथा थी, फिर वो हटी, है ना, लड़कियां घर के अंदर पढ़ती थी, उनको स्कूल नहीं जाने को मिलता था। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, जो अपना उपनाम चुना है वो एक मतलब मेल पर्सन कह सकते हैं, फीमेल ना चुन करके इन्होंने मेल पर्सन के नाम पे अपना उपनाम रखा, जिसकी वजह जो थी वो ये थी कि उनका जो वर्क है, जब उनका कार्य आगे दिखे लोगों को तो वो सीरियसली ले सकें, क्योंकि लड़कियों को उतना इम्पोर्टेंस शायद नहीं मिलता रहा होगा। She received a good education and was well versed in literature, philosophy and languages. उन्होंने एक अच्छी शिक्षा ली, किस में? अगर बात कही जाए तो लिटरेचर में, यानी कि साहित्य में, और फिलॉसफी यानी दर्शन में भी, और उनका जो लैंग्वेज था उसमें वो बहुत ज़्यादा निपुण थी, अपने लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा निपुण थी ये। Her early life was deeply influenced by religion, but she later became critical of orthodox
क्राइस्टनिटी यानी कि क्राइस्टनिटी में अगर हम देखते हैं तो इनका जो क्रिटिकल ऑर्थोडॉक्स था वो किस टाइप का था, तो इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो धर्म से ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या की, रूढ़िवादी ईसाई धर्म की आलोचना कर दी थी। इसमें क्या किया था इन्होंने, रूढ़िवादी ईसाई धर्म की आलोचना कर दी। सी वर्क वॉच वेट मिनट बच्चों, She worked as an editor for the Westminster Review. इन्होंने वेस्टमिंस्टर रिव्यू के लिए संपादन के रूप में किया था। वेस्टमिंस्टर इस रिव्यू के लिए क्या किया था, संपादक का कार्य किया था। यस बच्चों, सॉरी मुझे हिचकी आ रही थी। ओके कोई बात नहीं। Her first major novel was Adam Bede 1819, which gained her immediate fame. इनका जो पहला उपन्यास था वो था एडम बीड, जो 1859 में पब्लिश हुआ था, जिसे इन्होंने क्या किया था, जब जैसे ही पब्लिश हुआ वैसे ही इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई, लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि ये फेमस हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और पूछा भी जाता है कभी कभी इनका जो फर्स्ट मेजर नॉवेल था वो क्या था, एडम बीड था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, एडम बीड। और कौन से सन में, तो 1859 में। लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया ना इसको, इतना ज़्यादा इस नॉवेल को पसंद किया, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये फेमस हो गई थी। She went on to write famous novels like The Mill of the Flocks, Silas Marner and Middlemarch, है ना। यानी कि अगर बात कही जाए कि तो इन्होंने द मिल ऑन द फ्लॉक्स, साइलस मार्नर और मिडल मार्च जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे थे। क्या लिखे थे इन्होंने, मिडल मार्च जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर रियलिज्म, साइकोलॉजिकल insight and detailed portrayal of rural life। यानी कि इनका जो कार्य था वो कैसा था, रियलिज्म यथार्थवाद में था, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से था और ग्रामीण जीवन के लिए विशिष्ट जो विस्तृत होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है ना, वो चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये। तो ये बातें हो गई। वेट मिनट, थोड़ा सा देख रहे हैं स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट। तो आपने जाना कि इनका जो कार्य था वो यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और ग्रामीण जीवन के लिए जो विस्तृत चित्रण किया गया है उसी के लिए ये प्रसिद्धि मिली है इनको। हम पढ़ रहे हैं सिलास मार्नर, जो इनका बहुत ही मेजर नॉवेल था, बहुत ही अच्छा लिखा था इन्होंने और इसी वजह से फेमस हुई थी। किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपको पता है जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया था, है ना, जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया था। अगर जॉर्ज इलियट की बात कही जा रही है बच्चों, तो उसमें एक उपन्यास है जिसका ये नाम आता है सिलास मार्नर, है ना, सिलास मार्नर का नाम आता है। सिलास मार्नर जो है वो रेवलो एक ऐसा गांव था बच्चों, रेवलो एक ऐसा गांव था, एक ऐसा विलेज था जिसकी वजह से ये फेमस हुई थी। तो इस कहानी में यही बताया गया है, ठीक है। सिलास मार्नर जो है वो एक रेवलो गांव में रहने की वजह से, अब रेवलो गांव में क्या हुआ था आखिर, रेवलो गांव में एक अकेले बुनकर की कहानी, बुनकर जानते हैं, जिस पर झूठा चोरी का आरोप लगता है। इस कहानी में, इस समरी में यही बताया गया है कि इसमें जो है चोरी का आरोप लगता है और इसमें एक एप्पी रहती है, अभी आगे आप देखेंगे। तो जॉर्ज इलियट का उपन्यास इसीलिए फेमस है, ये जो सिलास मार्नर है, कि रेलवे गांव के एक अकेले बुनकर की कहानी है जिस पर झूठा चोरी का आरोप लगता है बच्चों, और उसे क्या किया जाता है, गांव से बाहर कर दिया जाता है। वह अपना सोना, गोल्ड जानते हैं, गोल्ड को क्या है जमा करता है और जमा करने के पश्चात जो भी जमा करता है उसको पता है कि यह मेरे जीवन का एकमात्र सहारा होगा। वह अपना सोना जमा कर देता है जिसको वह अपने जीवन का क्या समझता है, एकमात्र सहारा समझता है, कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी पूंजी
नहीं है। लेकिन जब उसका सोना चोरी हो जाता है तब वह एक अनाथ बच्ची जिसका नाम रहता है एप्पी, एप्पी को अपनी झोपड़ी में पाती है। एप्पी के आने से सिलास के जीवन में खुशी और उद्देश्य आता है। सिलास एक ऐसा पर्सन रहता है कि एप्पी की माँ जो रहती है अपनी अनाथ बच्ची को लेकर के उसे झोपड़ी में रहती है और ये अचानक से पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा सिलास के जीवन में क्या होता है, खुशी हो जाता है, क्योंकि यह अकेला पर्सन रहता है और समुदाय के साथ फिर से जुड़ जाता है। ये जो उपन्यास है बच्चों ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो हम कहेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में। किसमें? पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 में क्या जुड़ा है और पार्ट 2 में क्या जुड़ा है इसको भी देखेंगे। अगर हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं तो पार्ट 1 में है कि सिलास मार्नर एक बुनकर है। ये जो सिलास है, वेट मिनट बच्चों, यहाँ पे सिलास क्या है, पार्ट 1 की बात हो रही है। पार्ट 1 यहाँ पे सिलास जो है वो एक बुनकर है ना, एक बुनकर है और जो झूठे आरोप के कारण बच्चों रेवलो गांव में अकेले जीवन बिताता है। क्या करता है? सिलास एक ऐसा पर्सन है जो एक बुनकर है, इस पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है और यह क्या करता है, अकेले रहता है, रेवलो गांव में अकेले रहता है। विलेज कौन सा है बच्चों? रेवलो, रेवलो, ठीक है, विलेज का नाम क्या है? रेवलो। वह अपना क्या करता है, यहाँ पे गोल्ड को कलेक्ट करता है, गोल्ड को कलेक्ट करता है। क्योंकि गोल्ड इसलिए कलेक्ट करता है कि गोल्ड जब कलेक्ट करेगा तो इसको पता है कि जो सोना मैं जमा कर रहा हूँ ये सोना ही मेरे जीवन का अकेला एकमात्र सहारा होगा। ठीक है, ये गोल्ड को जमा करता है। और यहाँ पे गॉडफ्रे, गॉडफ्रे, गॉडफ्रे जो कैस का भाई रहता है। गॉडफ्रे नाम का एक पर्सन है जो कैस का भाई रहता है यहाँ पे, और सिलास का सोना जो है वो चुरा लेता है। जो ये सोना जमा किया रहता है सिलास, गॉडफ्रे क्या करता है, इस सोने को चुरा लेता है बच्चों। क्या करता है? इस सोने को चुरा लेता है। और सोना चुराने के बाद पता है कि इसकी हालत कैसी हो जाएगी, और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। बाद में गॉडफ्रे की गुप्त पत्नी जिसका नाम रहता है मॉली, बच्चे के साथ सिलास की झोपड़ी के पास मर जाती है और सिलास एप्पी को गोद ले लेता है। कहानी में कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं बच्चों कि जब देखो कहते हैं ना, जब किसी के लिए गड्ढा खोदो तो कुआं तैयार रहता है, तो ये कहानी में थोड़ा सा ऐसा ही मैटर है कि जब इसने क्या किया, गोल्ड को जमा करना शुरू किया सिलास ने, तो यहाँ पे गॉडफ्रे नाम का एक आदमी रहता है जो इसके सोने को चुरा लेता है। और जब सोना चुरा लेता है तो इसी गॉडफ्रे की जो वाइफ रहती है जिसका नाम रहता है मॉली, क्या नाम रहता है, जिसका नाम रहता है मॉली, वो सिलास की झोपड़ी के पास जाती है और वहाँ पे पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी मॉली की एक लड़की रहती है, एक बच्ची रहती है छोटी सी, जिसका नाम रहता है एप्पी। क्या नाम रहता है? एप्पी। जब एप्पी की मदर यानी कि मॉली की डेथ हो जाती है तो सिलास क्या करता है, उसे गोद ले लेता है। किसको? एप्पी को। ये पार्ट 1 चल रहा है बच्चों, है ना, ये पार्ट 1 चल रहा है। मैं हट जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जब गोद ले लेता है तो एप्पी के आने से सिलास के जीवन में इतनी खुशी हो जाती है कि वह जो है इसी समुदाय से जुड़ जाता है, जो इसका बाप करता था ना उसी समुदाय से ये जुड़ जाता है। तो ये तो था पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे बच्चों? हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 में क्या क्या हुआ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम पार्ट 2 में चलते हैं। जब हम पार्ट 2 में चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करने वाला और कुछ चीज़ें जैसे पश्चाताप कहें तो पश्चाताप और यहाँ पे मिलन वाली बात। जब 16 ईयर हो जाता है, आफ्टर 16 ईयर, 16 साल बाद एप्पी एक खूबसूरत क्या बन जाती है, एप्पी जो रहती है वो खूबसूरत एक वूमेन हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एप्पी खूबसूरत वूमेन हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है एप्पी यहाँ पे। और आरोन विंथरोप उससे क्या करता है, शादी कर लेता है। एप्पी की शादी किससे होती है, मैरिज किससे हो जाती है बच्चों? मैरिज होती है एंथ्रोप से।
एंथ्रोप, ठीक है। इससे इसकी शादी हो जाती है एपी की। और ग्रांड फैक्स जो रहता है, ग्रांड कैस जो रहता है, अब नैन्सी लैस मीटर से विवाहित है, मतलब शादी कर लेता है। किससे करता है? गॉडफ्रे कैस मैरिज किससे करता है बच्चों? ये कर लेता है नैन्सी लैम मीटर से। इन लोग के नाम भी बड़े अजीब रहते हैं भैया। लैम मीटर से शादी कर लेता है। गॉडफ्रे कैस जो रहता है वो शादी किससे करता है? नैन्सी लैम मीटर से, ठीक है। और अपने रहस्य को क्या करता है? उजागर करने लगता है। रहस्य को उजागर किस तरह करता है? ये जो यहाँ पे मॉली रहती है, उसी का हस्बैंड रहता है। ये चोरी करके जब अपना थोड़ा सा जीवन और आगे बढ़ता है तो शादी करता है नैन्सी लैम मीटर से। और इसके पास शादी करने के बाद कोई संतान नहीं रहती, ये निसंतान रहता है। क्या रहता है? निसंतान रहता है, ठीक है। जब डंस्टन के अवशेष उसके सोने के साथ पाए जाते हैं तो गॉडफ्रे अपना रहस्य बता देता है और एपी को गोद लेने का प्रस्ताव रखता है। जब इसकी सारी सच्चाई गॉडफ्रे के सामने आ जाती है लोगों के, तो ये निसंतान रहता ही है। फिर वो अपनी बच्ची को, यानी कि जो सिलास लिए रहता है बच्ची गोद को, फिर वो कहता है ये गॉडफ्रे कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। एपी गॉडफ्रे और नैन्सी के साथ रहने के बजाय सिलास के साथ रहने का फैसला करती है और आरोन से शादी करती है। अंत में सिलास, एपी और आरोन एक साथ रहने लग जाते हैं। ये तो देखो कि कहानी में क्या चल रहा है। मैंने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने मेरे साथ देखा। तो जब गॉडफ्रे चोरी करता था, चोरी करने के बाद उसकी बीवी जो मौली रहती है वो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद ये मैरिज करता है नैन्सी लैम मीटर से। और जब लोगों के सामने इसकी सच्चाई आ जाती है तो ये क्या कहता है कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, जिसका नाम एपी रहता है। और एपी तो 16 साल से बड़ी होकर के एक बहुत ब्यूटीफुल ओमेन हो जाती है और उसकी शादी होती है एंथ्रोप से। फिर ये अपनी बच्ची को मांगता है, लेकिन जो जिसका पालन पोषण करता है बच्चे उसी के साथ रहते हैं। सिलास ने उसकी परवरिश की थी। तो क्या है कि एपी सिलास के साथ ही रहना पसंद करती है और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तीनों क्या करने लगते हैं? साथ में रहने लग जाते हैं। यही चीज़ इसमें बताया गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखेंगे कि इलियाड जो है, अभी तक तो समरी से समझे आप लोग। इलियाड लिव विद द फिलोसफर जॉर्ज हेनरी लिव्स थ्रो दे नेवर मैरिड। इलियाड जो दार्शनिक जॉर्ज हेनरी लुइस के साथ रही, हालांकि उन्होंने विवाह नहीं किया था। सी डाइड ऑन 22 दिसंबर 1880 इन लंदन। उनकी जो मृत्यु हुई वो 22 दिसंबर 1880 को लंदन में हुआ था, है ना। लंदन, ये देखो माइक का थोड़ा थोड़ा इशू रहता है तो वर्ड जो है वो कैब थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। जॉर्ज इलियाड इज द कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लैंड के जितने भी राइटर थे वो इंग्लिश लिटरेचर ही हुए थे, मुझे जितना पता है और पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। जॉर्ज इलियाड को अंग्रेजी साहित्य की महानतम उपन्यासकारों में से एक गिना जाता था जो फीमेल नॉवेलिस्ट थी। कैरेक्टर की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे सिलास माइनर, जिससे आप पहले से ही परिचित हैं। अब वीवर बेटरवार्ड बाय हिज फ्रेंड लिव्स इन आइसोलेशन बट ट्रांसफॉर्म्ड बाय रेजिंग एपी, यानी कि एक बुनकर था और जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया, एकाकी जीवन जीता था, लेकिन एप्पी को पालने में उसने मदद किया। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले से समझा दिया है, बस यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आपको इंग्लिश तो पता होनी चाहिए ना, समरी से काम थोड़ी चलता है। द डॉटर ऑफ मॉली एंड गॉडफ्रे कैस रेज्ड बाई सिलास। गॉडफ्री और फ्री नहीं है, गॉडफ्रे रहेगा यहाँ पे, गॉडफ्रे, ठीक है। और मॉली की बेटी जिसे साइलस पालता है। गॉडफ्रे कैस यानी कि एप्पी का जो असली पिता रहता है वो अपनी शादी को छिपा लेता है। द एल्डर कैस ऑन एप्पीज बायोलॉजिकल फादर हु हाइड्स हिज मैरिज। जब एप्पी की शादी होती है तो वो बता देता है कि वही उसका असली पिता है और उसके पहले पिता को क्या करता है? छिपा देता है।
डंस्टन कैस यानी कि डॉन्से जो रहता है गॉडफ्री का छोटा भाई जो साइलस का सोना चुराता है, उसके बारे में। नैन्सी लैममेटर के बारे में आप जानते ही हैं कि गॉडफ्री की पत्नी है जो बाद में एप्पी को अपनाने का सुझाव देती है। एप्पीज रियल मदर अ पुअर अपिम एडिकेट यानी कि एप्पी की असली माँ जो नशे की शिकार करती थी और उसकी डेथ हो गई थी, है ना, डेथ हो गई थी। मैरनर जर्ज इलियड को आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये इसका असली पिता ना होते हुए भी इसका पालन पोषण करता है। और इसमें यही बताया गया है ना, कि सिलास मैरनर का जो पावरफुल टेल था वो किस तरह से था, फेथ था, ह्यूमन कनेक्शन किस तरह से थी, और इसकी जो स्किल रेवल्यूस थी वो कैसी थी, डीप रिलीजियस को बताया गया है इसमें, और बहुत सारी चीज़ों को इसमें हार्डिंग दिया गया है, जैसे हार्डिंग गोल्ड बताया गया है, इमोशनली अटैच्ड भी इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बस आपको देखना है, फटाफट इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ये आपके लिए ही है, आपके रीडिंग के लिए, कि आप इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। अब आगे अगर हमारा यूनिट 5 का पार्ट 2 बच रहा है तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा नहीं होगा, है ना। और ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, और हम आगे जो क्लास लेके आएंगे आपके लिए वो होगा थॉमस हार्डी का लिखा हुआ एक बेहतरीन नॉवेल, जिसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, जिसका नाम है टेस ऑफ द डी ओबरविल्स, है ना, टेल्स ऑफ द डी ओबरविल्स, जिसको लिखा है थॉमस हार्डी जी ने। इसको हम पढ़ेंगे यूनिट 5 के अंदर ही, लेकिन ये पार्ट 2 होगा, यूनिट 5 का पार्ट 2 होगा, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा बच्चों आपको, आप ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।